नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं, तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो भी हमसे नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और क्योंकि जो कुछ तथ्य हमसे छूट जाते हैं या जो पंक्तियां हैं, ये कुछ कथन होते हैं, उनकी पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। कोशिश कीजिएगा जो भी नए कैंडिडेट हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास संख्या 1 से देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं। तथ्यों को हमें जल्दी ही कवर करना है। हमारा उद्देश्य है कि जैसे ही परीक्षा आए उससे पहले आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो जाए, ताकि आपको भी रिवीजन का अच्छा समय मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग चल रहे थे, बात करते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल के अंतर्गत भी निर्गुण धारा के अंतर्गत हम चल रहे थे। संत काव्य धारा हमने पढ़ ली थी, सूफी में हम लोग चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं सूफी काव्य धारा का कैसे कैसे विकास हुआ, कौन से संप्रदाय थे। उसके बाद में सूफी काव्य धारा की जो विशेषताएं थी सूफी काव्य की, उन सब विशेषताओं से हम परिचित हो चुके हैं और इतनी गहराई तक विस्तृत रूप में हम परिचित हुए हैं कि आधे से ज्यादा रचनाओं के जो तथ्य हैं हमें क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे, इससे पहले की रचनाओं में हम कई रचनाएं हम देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे आपकी सत्यवती कथा। सत्यवती कथा का जो समय है 1501 है और इसके जो रचनाकार हैं ईश्वरदास हैं। सत्यवती कथा 1501 किसकी रचना है? ईश्वरदास की। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक ये ऐसी रचना है सत्यवती कथा ईश्वरदास की जो मानी तो जाती है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। हालांकि जो आपके ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये शुक्ल जी के विपरीत में चलते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में क्या हुआ है कि इसको शुक्ल जी ने भक्ति काल के अंतर्गत स्थान नहीं दिया है सूफी काव्य में। तो चलिए जानते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस रचना के विषय में। बाकी जब जैसे ही हमारा सूफी काव्य कंप्लीट होगा उसके बाद में कुछ टू द पॉइंट हम वन लाइनर भी देखेंगे तथ्यों को। ठीक है, चलिए बात करते हैं सत्यवती कथा। समय 1501, रचनाकार ईश्वरदास। और स्थान ना देने की जो वजह है शुक्ल जी के पास वो ये है कि ईश्वरदास जी जो हैं ये सगुणोपासक भक्त थे, यानी कि कहीं ना कहीं ये सगुण रूप की उपासना करते थे, जबकि सूफी जो है सूफी और संत ये दोनों निर्गुण उपासक थे। निर्गुण निराकार ब्रह्म की इन्होंने उपासना की है। ठीक है, बात कर लेते हैं आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें भक्ति काल की भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। देखिए शुक्ल जी ने इन्हें दोनों पलड़ों में तोला और दोनों में तोल के बाहर कर दिया। कैसे? निर्गुण धारा के जो इन्होंने मापक रखे, पहले उनसे बाहर कर दिया, ज्ञानाश्रय से तो कर ही दिया, उसको छोड़ दीजिए। सूफी की जो पद्धति इनकी रचना में मिलती है सत्यवती कथा में, उस रचना से उस रचना के मानक पर इनको बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सूफी जो काव्य परंपरा की रचना है बोले कि इसमें ये नहीं आती, तो यहां से निकाल दिया। अब आगे जाके सगुण में मापने लगे ईश्वरदास जी को राम भक्ति काव्य में। ठीक है, राम भक्ति काव्य में जाके जब ईश्वरदास जी को मापा उनके एक मानक के अनुरूप, तो देखा कि ये वहां पे भी फिट नहीं बैठते, तो दोनों से अलग कर दिया इनको। तो इसीलिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि आचार्य शुक्ल जी ने किस सूफी कवि को या किस कवि को भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। तो वो कौन है? एकमात्र ईश्वरदास हैं, सत्यवती कथा वाले। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस तथ्य को, बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न बनने के बहुत अधिक चांस हो जाते हैं। इस तरह के प्रश्न सरलता से बन जाते हैं और फिर हम वहां पे घूमे रहते हैं। हम सोचेंगे अरे सत्यवती कथा तो पढ़ी थी ईश्वरदास की, सूफी काव्य में इनको भी स्थान दिया है, जबकि हम भूले बैठे हैं कि शुक्ल जी ने इनका नामो निशान नहीं लिया है अपनी किताब में। किसमें?
इनको जो हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपके देखिए आपने क्या किया है, इसीलिए कहते हैं कि आप मूल पुस्तकें पढ़िए। आपने क्या किया, शुक्ल जी को ले लिया, हो सकता है कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं भी पढ़ते। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी तो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, उनका तो कहां से शुरू हो जाता है, कहां पे नया तथ्य फिर से शुरू हो जाता है, नई काव्यधारा कहां से प्रवेश कर जाती है, आप नहीं समझ पाएंगे। आपको 2 से 3 से 4 बार वो पढ़नी पड़ेगी। बच्चन सिंह की बात करें तो बच्चन सिंह भी नगेंद्र जी से थोड़ा सा कम रखते हैं अपने आप को। नगेंद्र जी का जो इतिहास है, जो संपादित इतिहास ग्रंथ है, वो भी बहुत प्रामाणिक है, ठीक है। तो हम जो ये चन्नायन ये सत्यवती कथा पढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार पढ़ रहे हैं, जबकि शुक्ल जी ने इन्हें स्थान अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को, किस रचना को, सत्यवती कथा को सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। देखिए महत्वपूर्ण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जहां पर शुक्ल जी ने स्थान नहीं दिया है, वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना मान लिया। जिस चीज को शुक्ल जी नकार कर बाहर कर देते हैं, उसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लाके प्रतिष्ठित करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कबीरदास को 2 से 3 पेज, 1 से 2 पेज में शुक्ल जी ने निपटारा कर दिया। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिखकर कबीरदास जी को प्रतिष्ठित किया, एक युग प्रवर्तक के रूप में, एक सामाजिक सुधारक के रूप में, और भी अनेक अनेक रूप में उनको प्रतिष्ठित किया। और उनसे आगे जाके आज के वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे तो जो डॉक्टर धर्मवीर हैं दलित आलोचक, उन्होंने कबीर को दलित रूप में प्रतिष्ठित किया है, ठीक है। तो ये तथ्य थोड़े से कोरिलेट होते हैं, और ये इनसे देखिए, इन तथ्यों से परीक्षा पास ना हो आपकी, लेकिन आप में एक ज्ञान बढ़ता है आपका। अगर कल आप साक्षात्कार में बैठते हैं तो आपको आपकी स्मृति में जब ये तत्व रहते हैं, तथ्य रहते हैं, तो बहुत अच्छा आपका इफेक्ट पड़ता है। चलिए, तो शुक्ल जी ने इनको किसी धारा में नहीं रखा है भक्ति काल के, और वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास जी की जो रचना है सत्यवती कथा, इसको सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। बढ़ते हैं अगले तथ्य पे। इस रचना में कवि ने आत्म परिचय देने एवं कथा के रचना काल का निर्देश करने के साथ साथ तत्कालीन बादशाह कौन थे, सिकंदर शाह का उल्लेख किया है। तो इसमें जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि पहले मंगलाचरण हुआ है, फिर गणेश की स्तुति हुई थी कुछ रचनाओं में, अभी पीछे देखा था, या किसी रचना में हम देखते हैं कि पहले दुर्गा की, पहले क्या कहते हैं, शक्ति की पूजा हुई है, दुर्गा की, फिर शिव की हुई है, फिर सरस्वती की हुई है। तो इस तरीके से हमने देखा था। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इस रचना में कवि ने आत्म परिचय यानी कि अपना परिचय दिया है, तथा कथा का रचना काल का निर्देश किया है, और साथ ही साथ जो तत्कालीन बादशाह था, ठीक है, तो शाही वक्त के रूप में सिकंदर शाह का उल्लेख किया है, ठीक है। नायक की बात कर लेते हैं तो ऋतुपर्ण है, और नायिका सत्यवती है, क्योंकि नायिका के आधार पर ही रचना का नाम है। इस रचना का आरंभ जन्मे जय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। तो देखिए, जन्मे जय के संवाद से पौराणिक ढंग पर निम्नलिखित में से किस रचना का आरंभ होता है। तो आपका विकल्प रहेगा चंदायन, और सत्यवती कथा, लक्ष्मसेन, पद्मावती या हंसावली। तो ये है आपका सत्यवती कथा। सत्यवती कथा में जो आरंभ होता है वो जन्मे जय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, ठीक है। पौराणिक जो आधार है उसके ढंग पर इसका जो संवाद है वो शुरू होता है। कथानक की बात कर ले तो कथानक का संबंध राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम दृष्टिजन्य प्रेम प्रसंग से होता है। यानी कि जो ऋतुपर्ण है और सत्यवती है, ऋतुपर्ण जब सत्यवती को पहली बार देखते हैं, पहली बार उनका दर्शन करते हैं, तो उनको उनसे प्रेम हो जाता है। ये 90% सूफी काव्यधारा की मूल विशेषता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रारंभ में राजकुमार नायिका से प्रेम निवेदन करता है। तो जो ऋतुपर्ण होता है वो क्या करता है, जब पहली बार में नायिका को देखता है तो नायिका से प्रेम निवेदन करता है, जैसे कि इजहार करता है कि आप मेरे प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन जो सत्यवती होती है वो भी वही अपने बड़े बाप की बड़ी बेटी होती है, राजा की बेटी होती है, वो भी नहीं स्वीकार करती है। और साथ में जब वो काफी दिन तक उससे प्रेम निवेदन करता रहता है तो सत्यवती को क्रोध आ जाता है। सत्यवती को क्रोध आता है तो सत्यवती क्या करती है कि उसको शाप दे देती है, ठीक है। श्राप नहीं होता है, शाप होता है।
जब वो उसको शाप दे देती है, और शाप भी किस चीज का देती है कि तू कोढ़ी हो जा। पद आता है, एक पद की बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है यहाँ पे, इसीलिए नहीं नोट करवाया है। उस पद में वो कहती है कि तू कोढ़ी हो जा, और कोढ़ी जब ये हो जाता है ऋतुपर्ण, उसके जो उसका जो महल होता है सत्यवती का, उसी के आसपास वो घूमता रहता है, वहीं बैठा रहता है। जैसे वो मंदिर जाती है तब उसको उसकी दृष्टि पड़ जाती है, आती है तब उसकी दृष्टि पड़ जाती है ऋतुपर्ण पे। तो ऐसे ऐसे बहुत दिन हो जाते हैं, और उसके बाद फिर अपने आप में उसको आत्मग्लानि होती है, क्योंकि वो कोढ़ी हो जाता है। कहीं ना कहीं उसकी माँ भी उसको कहती है कि तूने इसे कोढ़ी क्यों कर दिया। बहुत लंबी विस्तार की कथा है, संक्षेप में ही समझ रहे हैं। उसके बाद में ये इसको शाप मुक्त कर देती है। किसको? ऋतुपर्ण को। ऋतुपर्ण जब बाद में शाप मुक्त हो जाता है, तो फिर ये उससे विवाह भी कर लेती है। ऐसा उसको वरदान मिला हुआ होता है उसकी माँ की तरफ से, ठीक है। और उसी के बाद में फिर दोनों का विवाह हो जाता है, ठीक है। और ये जो इसको शाप मुक्त करती है, ये पूर्णमासी का पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन इसको शाप मुक्त ये करती है, ठीक है। और 28 दिन बाद इसको ये शाप मुक्त करती है। 28 दिन तक ये कोड़ी का वेश धारण करे हुए उसके घर के आसपास घूमता रहता है, कुछ कम 1 महीना। तो कथानक का संबंध राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम दृष्टिजन्य प्रेम प्रसंग से होता है, यानी कि दोनों का पहली बार एक दूसरे को देखते हुए प्रेम हो जाता है। प्रारंभ में राजकुमार नायिका से प्रेम निवेदन करता है, यानी कि अपने प्रेम का इजहार करता है और एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन भाई वो एक्सेप्ट नहीं करती है। क्या करती है? प्रेम निवेदन करता है, जिससे नायिका नायक को शाप से कोढ़ी बना देती है। कोढ़ी बना देती है। नायक कोढ़ी होकर नायिका के घर के आसपास बैठा रहता है और नायिका से प्रणय निवेदन करता है, और उसके बाद भी उससे प्रेम निवेदन करता रहता है, जिससे द्रवित होकर नायिका उसे शाप मुक्त कर देती है और उससे विवाह कर लेती है। तो ये जो कहानी है इस तरह की, ये कहानी है सत्यवती कथा की, और ये सत्य ही कथा है। क्यों? क्योंकि जब कोढ़ी बनाया, फिर उसका क्या कहते हैं, उसको फिर शाप मुक्त किया। तो एक तरीके से सत्यवती कथा है, किसकी है? ईश्वरदास की। और किसने इसको पहली रचना माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। समय कितना है? 1501 ईस्वी है। नायक ऋतुपर्ण है, नायिका सत्यवती है। शुक्ल जी ने भक्ति काल के किसी भी काल में, किसी भी धारा में ईश्वरदास जी को या उनकी ईश्वरदास जी को स्थान नहीं दिया है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूफी काव्य की पहली रचना माना है। और इसका जो आरंभ होता है वो जन्मेजय के पौराणिक संवाद से, जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, जैसे पुराणों की हम कथाएं पढ़ते हैं। बात कर लेते हैं इसमें कितने छंद हैं। मात्र 58 छंद इस रचना में है, और इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए महत्वपूर्ण रचना अगली देखते हैं, मृगावती। 1503 की, जिसको शुक्ल जी ने पहली रचना माना है। मृगावती, राजकुमार। तो चलिए जानेंगे रचना के विषय में भी। मृगावती के अच्छी है, कुतुबन जी की है। कुतुबन जौनपुर के शासक के समकालीन थे, ठीक है। और जो चिश्ती संप्रदाय के जो शेख बुरहान थे, उनके शिष्य थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं मृगावत या मृगावती। मृगावत या मृगावती, दोनों नाम आपको, दोनों में से कोई एक नाम भी देखने को मिल जाएगा। समय की बात करें तो 1503 ईस्वी है। रचनाकार कौन है? तो कुतुबन। कुतुबन, और इनको ही आचार्य शुक्ल जी ने पहला रचना, सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। इनके विषय में लिख लीजिए पहले। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। शेख बुरहान के शिष्य थे, जो जौनपुर के राजा थे। ये
कुतुबन के विषय में ही है। ये जौनपुर के शासक हुसैन शाह के आश्रित थे, यानी कि उनके आश्रय में ये रहते थे। राजकुमार नायक की बात करें तो नायक है राजकुमार, और नायिका की बात करें तो नायिका है मृगावती। ठीक है, आगे देखते हैं अगले तथ्य को। इस रचना में राजकुमार तथा मृगावती के इस रचना में, इसको हटा दीजिए, दोनों का प्रेम एक बार जब देखते हैं पहली बार में तभी दोनों को प्रेम हो जाता है, ये सभी की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार व कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। किसमें? मृगावती में। किसकी? क्या कहते हैं आपके राजकुमार और मृगावती। राजकुमार चंदननगर के राजा गणपति का पुत्र था और नायिका जो है वो रूप मुरारी की पुत्री थी। इसमें नायिका, इस रचना में नायिका उड़ने की विद्या जानती है। उड़ने की विद्या जानती है। उड़ने की विद्या जानती है। नायिका एक बार राजकुमार को धोखा देकर उड़ जाती है। और कहां पहुंच जाती है? अपने पिता के यहां। तो धोखा देकर उड़ जाती है। राजकुमार नायिका के विरह में उसे खोजने, योगी का वेश रखकर उसे ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में राजा रुक्मणी नामक एक सुंदरी को छुड़ा लेता है और उसका पिता क्या करता है? इसके साथ विवाह कर देता है। तो रुक्मणी नामक एक सुंदरी को राक्षस के चंगुल से छुड़ा देता है। तब रुक्मणी का पिता राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है। देखिए, हम सुना के भी स्टोरी से काम चला लेते, लेकिन आप फिर समझ नहीं पाते। बेटी का विवाह कर देता है।
राजा मृगावती को ढूंढते हुए उसके पिता के राज्य में पहुंच जाता है। उसके पिता के राज्य में पहुंच जाता है। जहां पर मृगावती अपने पिता का राज सिंहासन संभालती होती है, अपने पिता का राज्य संभाले होती है। और यहाँ पे जब पहुंच जाता है तो राजा 12 वर्ष रहता है और उसके बाद में मृगावती को लेकर वापिस आ जाता है और रास्ते में से रुक्मणी को भी ले लेता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। राजकुमार अंत में दोनों रानियों के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। फिर आखेटक के समय तथा एक बार आखेट के समय हाथी से गिरकर मर जाता है। हाथी से गिरकर मर जाता है। उसकी दोनों रानियां सती हो जाती हैं। भाषा अवधि छंद दोहा चौपाई और इस रचना की परिणति अपभ्रंश के जैन काव्यों की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश के जैन काव्यों की परंपरा के अनुसार शांत रस में होती है। ठीक है, चलिए पहले इतना ही देख लेते हैं। 2 कथन है वो बाद में देखेंगे। मृगावती या मृगावत, समय 1503 ईस्वी, रचनाकार कुतुबन है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। ठीक है, और जो कुतुबन है ये चिश्ती वंश के जो शेख बुरहान है उनके शिष्य हैं। कौन? कुतुबन। और कुतुबन जो है ये जौनपुर के शासक हुसैन शाह के राज्य आश्रित थे, यानी कि हुसैन शाह के दरबार में रहते थे। कौन? कुतुबन। नायक की बात करें तो राजकुमार है, नायिका की बात करें तो सत्यवती है। वो क्षमा कीजिएगा, मृगावती है। स्लिप हुआ, भी सत्यवती पढ़ रहे थे तो मस्तिष्क में वही था। तो नायक जो है वो राजकुमार है और नायिका जो है वो मृगावती है। इसमें चंद्रनगर के राजा कौन है? गणपति देव के पुत्र राजकुमार जो है, और नायिका जो है
वो कंचनपुर के राजा कौन है? रूप मुरारी की पुत्री यानी कि कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किसमें है? तो मृगावती में है। इस रचना में क्या होता है कि नायिका जो है मृगावती, वो उड़ने की विद्या जानती है, ठीक है, पक्षिणी बनकर उड़ जाती है। और एक बार क्या होता है कि नायिका अपने राजा को धोखा देकर उड़ जाती है। अब राजा है, प्रेम करता है अपनी मृगावती से, तो उसके वियोग में व्याकुल होकर योगी का वेश रख धारण करके निकल पड़ता है उसको खोजने कि मेरी नायिका कहाँ गई। जो मृगावती थी उसको ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में पहाड़ियों से समुद्र के आसपास घिरे हुए जब पहुंचता है इस तरह के एरिया में, तो वहां पे देखता है कि एक रुक्मणी नाम की सुंदरी है और उसको राक्षस ने पकड़ रखा है। ये फिर अपने दूसरे रूप में आता है राजा वाले में और क्या करता है कि रुक्मणी को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ा लेता है। रुक्मणी राजकुमार को अपने घर ले जाती है। रुक्मणी का जो पिता होता है, जब वो रुक्मणी बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था और राजकुमार ने मुझे राक्षस के चंगुल से बचाया था, तो वो इनका जो रुक्मणी का जो पिता होता है वो राजकुमार का और रुक्मणी का विवाह कर देता है। यहाँ पे आप उपनायिका भी लिखिएगा, उपनायिका। और उपनायिका कौन है आपकी? रुक्मणी, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और जब विवाह कर देता है तो कुछ दिन तो जो राजकुमार है वो वहीं पे रहता है। उसके बाद में फिर से मृगावती को ढूंढने निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाता है जहां पर मृगावती के पिता का क्या होता है कि निधन हो जाता है, वो मर जाते हैं और मृगावती अपने पिता के राजपाट को संभाले हुए होती है, उनके सिंहासन को। वहां पे जाके जब ये देखता है राजकुमार, तो वो भी 12 वर्ष तक वहां पे रहता है। कहां पर? मृगावती के पास में ही। उसके बाद में इनके जो पिता हैं, राजकुमार के जो पिता हैं गणपति देव, ये संदेश भेजते हैं कि राजकुमार से कहो कि वापिस आ जाएं। तो राजकुमार फिर पिता का आदेश पाकर, जो संदेश पहुंचता है राजकुमार के पास, वहां से फिर वापस आते हैं। कहां से? तो ये है आपके कंचनपुर से। कंचनपुर से जब वापिस आते हैं तो उसी के साथ में मृगावती को तो लाते ही हैं, रास्ते में से फिर रुक्मणी को भी लेते हैं। रुक्मणी को लेके भी जब आगे आ जाते हैं तो आगे आने के बाद जब अपने राज्य में वापिस आ जाते हैं, यानी कि चंद्रनगर, चंद्रनगर जब वापिस आ जाते हैं तो कुछ दिन तीनों लोग अपने आनंद में रहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत करते हैं। 2 रानियां हैं, एक राजा है। बाद में क्या होता है कि एक दिन राजा शिकार आखेट यानी कि शिकार कर रहे हुए होते हैं, उस समय हाथी से गिर जाते हैं, हाथी से गिर जाते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। इसके बाद में रानियों को जब पता चलता है तो दोनों रानियां अपने पति के उसमें क्या कहते हैं सती हो जाती हैं। तो ये बताया गया है इस रचना में, ठीक है। और इसी के साथ में हम इतना नहीं पढ़ाएंगे, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। राजकुमार हाथी से गिरकर मर जाता है और दोनों रानियां जो हैं वो सती हो जाती हैं। भाषा की बात करें तो अवधी है, छंद में बात करें तो दोहा चौपाई है। विशेषता है कि इस रचना की परिणति अपभ्रंश के जो जैन काव्य हैं उनकी परंपरा के अनुसार शांत रस में हुई है, यानी कि जो अंतिम हुआ है इसका, जो लास्ट हुआ है, यानी कि जो दी एंड पिटा है एक तरीके से कहानी का, उसमें क्या है कि वो शांत रस है, ठीक है। क्योंकि शांत रस इसलिए है, आप देखेंगे कि दोनों राजकुमार भी मृत हो जाता है और जो दोनों नायिकाएं हैं वो भी सती हो जाती हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए स्टोरी मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई है क्योंकि लिखी हुई थी, आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके पढ़ सकते हैं। और बाकी समझा मैंने पूरी दी थी, कहानी आपको पूरी बता दी है, बल्कि प्लस ही बताई है जितनी लिखवाई है, क्योंकि पूरा बोर्ड पे लिखना उचित नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है इस रचना के विषय में, तो देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी का। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि मृगावती में प्रेम तत्व, मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण, प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है, शैली में हुआ है,
ठीक है। एक और है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं कि मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। ठीक है, ये रहे इसका। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा है माधवानल कामकंदला। 4 लाइनों की रचना है, देख लेते हैं। माधवानल कामकंदला। ठीक है, बात कर लेते हैं समय की। 1527। रचनाकार गणपति, नायक माधव, नायिका कामकंदला। नायिका कामकंदला। और ये कौन थी? एक नृत्यांगना थी। देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है, कामकंदला कौन थी? तो ये नृत्यांगना थी। भाषा की बात करें तो राजस्थानी है। और इसी के साथ में बात करें छंद की, छंद की बात करें तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। यह रचना केवल दोहा छंद में लिखी गई है। दोहा छंद में लिखी गई है। काव्य के प्रारंभ में, आगे लिखिए, काव्य के प्रारंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व, कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। कामदेव की स्तुति की है, यानी कि कामदेव की वंदना की है। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस रचना में कामदेव की स्तुति की गई है? तो किस में कामदेव की स्तुति कामकंदला में की गई है। नायक माधव, नायक माधव कामकंदला की नृत्य कला पर मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगता है। उससे प्रेम करने लगता है तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद, तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसे प्राप्त कर लेता है। तो ये था आपका माधवानल कामकंदला। चलिए, डॉक्टर नगेंद्र ने मृगावती जो रचना भी इससे पहले हम पढ़ रहे थे उसके विषय में कहा है कि मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो मृगावती है उसमें प्रेम तत्व का जो निरूपण है वो भावात्मक शैली में हुआ है। बात कर लेते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी की। उन्होंने कहा है कि मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है, यानी कि इसमें बहुपत्नीवाद इसलिए कहा गया है क्योंकि जो नायक है वो 2 पत्नियों को एक साथ रखता है, एक रुक्मणी को और एक आपकी मृगावती को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगली रचना की, माधवानल कामकंदला। माधव और कामकंदला दोनों नायक नायिका पर आधारित रचना का नाम है, जैसे कि हमने लक्ष्मसेन पद्मावती देखा था। समय की बात करें तो 1527 ईस्वी है। रचनाकार की बात करें तो गणपति हैं। नायक माधव है और नायिका कामकंदला है। और जो कामकंदला है ये नृत्यांगना होती है, यानी कि नृत्य करने में ये निपुण होती है। भाषा की बात करें रचना की तो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। छंद
और ये एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये रचना दोहों में लिखी गई है। काव्य के प्रारंभ में कवि ने अपना परिचय देने के से पूर्व, यानी कि मंगलाचरण जैसे अगर हम बात करें मसनवी पद्धति की, तो इसमें कवि ने किया है कि सबसे पहले कामदेव की स्तुति की है, उसके बाद में अपना परिचय दिया है। नायक जो है वो माधव कामकंदला नृत्य कला पर, माधव जो है वो कामकंदला की नृत्य कला पर मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगता है तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसे प्राप्त कर लेता है। और ये अनेक कठिनाइयां जो हैं, ये अभी तक जो हम सूफी काव्य परंपरा में पढ़ते हुए आ रहे हैं और जो हिंदू परंपरा की जो रचनाएं हैं उनमें भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि नायक जब प्रस्ताव लेके जाता है तो पहली बार में नायिका मना करती है, उसके बाद में जब नायक किसी तरह से नायिका के घर पहुंचता है या उसके राज्य में पहुंचता है राजा के, तो जिस तरह विरोध देखने को मिलता है, जैसे कि पता चलता है कि पिता से नायिका के पिता से युद्ध करना है या उनकी शर्तों को मानना है, तो इस तरह की जो कठिनाइयां थी या जो संघर्ष था वो माधव को भी पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी आपकी माधवानल कामकंदला और मृगावती। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इसके बाद में अगली जो वीडियो आएंगी, अगली क्लास में हम देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी को, जो सूफी काव्य धारा के या सूफी काव्य परंपरा के प्रतिष्ठित कवि हैं, जिनके बिना सूफी काव्य परंपरा अधूरी है। ठीक है, जायसी के विषय में जो विस्तृत जानकारियां हैं उन सब तथ्यों को एक साथ लेके आएंगे और इतनी गहराई में हम पहुंचेंगे कि जहां से प्रश्न बने, जो भी प्रश्न बनेंगे वो उन जो हम पढ़ेंगे उसमें से प्रश्न नहीं बचेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि क्लास संख्या 1 से आप देखिएगा, आपके पास भी तथ्यों का अच्छा संकलन हो जाएगा। और जितना हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। लाइक का थोड़ा इतना हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि आपने क्लास हमारी देख ली है। तो जितने भी रेगुलर हमसे जुड़ रहे हैं कैंडिडेट, वो लाइक करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए और जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अभी परीक्षा की तिथि कोई निर्धारित नहीं है, आपके पास भरपूर समय है। तो कहते हैं ना कि धीरे धीरे आप जब चलेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपकी सफलता आपके कदमों में होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम धीरे धीरे चलते हुए हम इतना कुछ पढ़ भी चुके हैं। जैसे कि अभी देखिए, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले पाठ्यक्रम के विश्लेषण से हमने पढ़ना शुरू किया था और आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट करके, आदिकाल पूरा कंप्लीट करके और भक्ति काल में भी निर्गुण धारा में संत काव्य धारा पूरी कंप्लीट करके, ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा में भी हम अगली वीडियो में मलिक मोहम्मद जायसी जी पर बात करेंगे। फिर बहुत ज्यादा कवि नहीं बच जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी के बाद में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में मलिक मोहम्मद जायसी जी के साथ। जितना हो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि किसी क्या पता कब किसके काम की वीडियो उसके पास पहुंच जाए। तो चलिए ठीक है, आज यहीं मिलते हैं अगले वीडियो में जायसी जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।